various chemical, enzyme and bioactive molecules which are produced by the different microorganism. जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे एसिड्स की, ठीक है, तो वो एसिड कमर्शियल बेसिस पे प्रोड्यूस होते हैं। एसिड जिनको हम कमर्शियल बेसिस पे प्रोडक्शन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, उनमें एक अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड के लिए हम एक फंगस यूज करते हैं एस्परजिलस निएगर। तो एस्परजिलस निएगर से यदि मान लीजिए आपको एक एसिड सिट्रिक एसिड चाहिए ऑन इंडस्ट्रियल बेसिस, तो हम इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे? एस्परजिलस निएगर, ठीक है। तो एस्परजिलस निएगर जो होता है दैट इज ए फंगस व्हिच इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? सिट्रिक एसिड। ऐसे ही एक एसिड होता है एसिटिक एसिड, तो एसिटोबैक्टर एसिटाइन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ एसिटिक एसिड। तो हम कहीं भी मुझे एसिटिक एसिड बनाना है तो उसके लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे? एक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाइन। इसके अलावा मान लीजिए ब्यूटेरिक एसिड बनाना है तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम, और आपको यदि लैक्टिक एसिड करना है तो आपको मालूम ही नहीं है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो 4 एसिड हैं, तो इन 4 के लिए इंडस्ट्रियल बेसिस पे प्रोड्यूस करने के लिए 4 अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए सिट्रिक एसिड है तो एस्परजिलस निएगर, यदि एसिटिक एसिड है तो एसिटोबैक्टर एसिटाइन, यदि ब्यूटेरिक एसिड है तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम, एंड थर्ड वन इज लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, उसके लिए लैक्टोबैसिलस का हम यूज करते हैं। तो ये जो मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए। सो दे आर द केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय दीस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट। अब एंजाइम की हम बात करते हैं। इससे पहले एक बात और बता दूं, जो बेकर यीस्ट होता है, बेकर यीस्ट किसे कहते हैं? बेकरी का स्ट्रेप्टोकोकस सर्विएसी, आपको पता है स्ट्रेप्टोमाइसीटीज सर्विएसी, तो एसिटोमाइसीटीज जो होता है सर्विएसी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज yeast, baker yeast, and that is used for the production of ethanol. Yes sir. Ethanol के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं नहीं। अब देखो बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि लाइपेज एक एंजाइम है, उसे हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन एंड द रिमूवल ऑफ स्टेन इन द लॉन्ड्री। तो लाइपेज एक एंजाइम है जिसको लॉन्ड्री में यूज करते हैं फॉर रिमूविंग द स्टेन और नॉट। इसके अलावा दो एंजाइम होते हैं प्रोटीएजेस एंड फैक्टीएजेस। तो ये दो एंजाइम होते हैं which is used for removing the dirt or any material of the while the filling of the fruit juice। जो फ्रूट जूस या जैसे कोल्ड ड्रिंक ये सब होते हैं ना बॉटल्स, तो देखना कोल्ड ड्रिंक के बोतल पीने के बाद वापस डाल दिया जाता है, तो जो उसकी वॉशिंग होती है उसमें क्या होता है, जो पानी होता है उसमें प्रोटीएजेस एंड फैक्टीएजेस डाल दिए जाते हैं, और केवल आपको कुछ नहीं करना, बॉटल को उस पानी में डालना है। ये एंजाइम अपने आप जहां पे भी जो फ्रूट जूसेस होंगे उन सभी को वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो तो खराब ना हो उसके लिए मिलाए जाते हैं। सर वो होते हैं ना? नहीं, प्रिजर्वेटिव तो केमिकल्स होते हैं ना, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया अबाउट द केमिकल्स, उसके लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल होते हैं। उसके बाद हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो लाइपेजेस एक एंजाइम बताया और दूसरा मैंने बताया प्रोटीएजेस एंड फैक्टीएजेस। जो लाइपेज है दैट इज यूज्ड इन द लॉन्ड्री एंड द प्रोटीएजेस एंड फैक्टीएजेस आर यूज्ड इन द क्लीनिंग द फ्रूट बॉटल्स व्हाइल फिलिंग द फ्रूट जूस। इसके अलावा एक एंजाइम होता है जिसका आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है दैट इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग द क्लॉट
clot. So that's why they are also called as a clot busters. They are called as a what? Clot buster. जैसे कभी-कभी क्या होता है, मायोकार्डियल अरेस्ट होता है, तो जब मायोकार्डियल अरेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो वाल्व को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड जो है हार्ट में नहीं आ पाता है। तो यदि हम उन क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है इसको यदि हम डाल दें तो इसके कांटेक्ट में आते ही, स्ट्रेप्टोकाइनेज के कांटेक्ट में आते ही वो क्लॉट अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा नहीं। जब क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा तो फ्लो ऑफ द ब्लड बहुत इजीली स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लॉट को रिमूव करते हैं बॉडी के अंदर। तो 3 एंजाइम हमने पढ़ लिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्लॉट बस्टर्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस व्हाट विल बी स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है, सो दैट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, स्ट्रेप्टोमाइसिस सर्वियसी इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। और लाइपेज एक एंजाइम होता है जो लॉन्ड्री में यूज करते हैं फॉर रिमूविंग द स्टेन। प्रोटीज एंड कैटलिस्ट आर यूज्ड इन द वॉशिंग द फूड जूस बॉटल्स, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन एंजाइम दैट वी हैव टू नो, ठीक है। 3 याद रहेगा, लाइपेज, प्रोटीज एंड पेक्टिनेजेस एंड थर्ड इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखो दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, एक साइक्लोस्पोरिन और दूसरा आपका है which is also very common statin, ठीक है। तो एक तो साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, एंड स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन जो होता है दैट इज बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट। वो क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट। तो साइक्लोस्पोरिन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, कौन सा, साइक्लोस्पोरिन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं ट्रांसप्लांट के टाइम ड्यूरिंग द इम्यूनोसप्रेसिव, है ना, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव है, इम्यूनोसप्रेसिव है। तो क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव है तो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है आपका, इसको यूज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के समय। जब हम कोई ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने में किसी दूसरे का ऑर्गन हम लेंगे, तो जब दूसरे का ऑर्गन लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर WBC है, दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ है। अब वो जो ट्रांसप्लांट अपना ऑर्गन किया है वो एक नॉन सेल्फ है, तो उसके ऊपर WBC अटैक करना शुरू कर देगा कि नहीं। तो उस समय इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखना जरूरी है कि नहीं। ये फुल सप्रेस करेगा, सप्रेसर लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगा। ये इम्यूनोसप्रेसिव है जो ये फुल सप्रेस करेगा, या जो सप्रेसर लिम्फोसाइट है उनको एक्टिव करेगा। ये जो साइक्लोस्पोरिन है, ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनके इफेक्ट को कम कर देता है, उनको मतलब स्लो कर देता है एक्शन में, इससे वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, ये काम होता है। कितने टाइम तक, वो तो डिपेंड करता है, हो सकता है 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, डिपेंड करता है। उसके बाद फिर वे डिफरेंशिएट नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो आपका आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर देगा, तो आपको जो सेल्स समझने लगेगा सेल्फ सेल्स है, फिर उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो उस समय जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ समय तक इम्यूनोसप्रेसिव होता है, डाला जाता है आदमी के अंदर, तो उस समय कोई छोटे मोटे डिजीज से हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी होती नहीं उस समय। तो इसीलिए जो जिन लोगों को ट्रांसप्लांट किया जाता है उनको प्रोटेक्टिव इंटेंस प्रोटेक्टिव केयर के अंदर रखा जाता है, आईसीयू में रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह बचा के रखते हैं, ठीक है। और ये जो साइक्लोस्पोरिन स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन जो केमिकल है साइक्लोस्पोरिन ए, वो बेसिकली एक फंगस से हम ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा प्रोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा प्रोलिस्पोरम। अब दूसरा एक केमिकल है स्टैटिन। स्टैटिन जो होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस। ये बेसिकली दिस इज रिस्पांसिबल फॉर लोअरिंग डाउन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने के लिए स्टैटिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जिससे कि ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है
वो कम हो जाए और ब्लड जो है वो आराम से फ्लो कर सके। ऐसा समझ में? तो दो बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, वो कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन एंड स्टैटिन। तो स्टैटिन साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव है, तो ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं। स्टैटिन जो है वो एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, तो जिसके बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है तो उसमें हम उसको यूज करेंगे कि नहीं? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की। इसकी सीवेज ट्रीटमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है, जहां पर एक वेल प्लान्ड सिटी होता है, जहां पर एक वेल प्लान्ड सिटी होता है, तो वहां पर सीवेज जो होता है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है। सीवेज क्या होता है? एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है। तो इन सीवेज को डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, सीवेज को वाटर और रिवर के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूट हो जाता है। रिवर वाटर क्या होता है? पॉल्यूट। तो इस चीज से बचाने के लिए हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए या नहीं? अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं सो और 3 स्टेज में काम करते हैं। कितने स्टेज में काम करते हैं? 3। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 स्टेज है। टर्सरी 3 स्टेज में काम करते हैं। प्राइमरी जो स्टेज होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, उसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्या करते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो सीवेज होता है, इसको क्रश करते हैं। क्या करते हैं? क्रश करते हैं, और क्रश करके इसको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद उसमें लाइन ऐड करते हैं, सो दैट द बैड स्मेल कैन बी कंट्रोल आउट। फिल्टर करने से क्या होता है, फिल्टर करने के लिए पहले हम उसमें से जो भी रॉक के ग्रैन्यूल्स या प्लैंक्स हैं, लकड़ियां हैं, वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। उसके बाद उसको क्रश करके फिर फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। इससे पॉलिथीन जो है वो सब निकाल के फेंक देंगे उनको। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट्स और वो जो फिल्ट्रेट होगा वो मिल जाएगा, जो क्रस्ट विद अलॉन्ग विद द वाटर है, क्रस्ट सीवेज अलॉन्ग विद द वाटर, वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। उसको हम एक टैंक में रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। सब किस ट्रीटमेंट के नाम जानते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट्स है, द क्रस्ट सीवेज जो है, फिल्टर्ड क्रस्ट सीवेज, उसे प्राइमरी इफ्लुएंट्स कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी इफ्लुएंट्स जो होता है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटेड विद एरोबिक बैक्टीरिया। कैसे करते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया से। और इसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उसको डिकम्पोज करेगा, ठीक है, और वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। और जब सिंपल फॉर्म में टूटेगा तो वहां से वो लाइट हो जाएगा, तो वो ऊपर शिफ्ट होगा, उससे वो दूसरे टैंक में शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। अब एक बात समझो, जैसे यहाँ पर जो क्रस्ट सीवेज है, यहाँ पर जो क्रस्ट सीवेज है, प्राइमरी इफ्लुएंट्स है, so that will be containing a large amount of oxygen or not? Yes, sir. So you have to just add a flock of aerobic bacteria into it. Yes, sir. एक इनोकुलम स्मॉल अमाउंट में केवल एरोबिक बैक्टीरिया को डालना है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में है और ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो जो वो बैक्टीरिया वो तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, धीरे मल्टीप्लाई करेगा, वो तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, उसके नंबर बढ़ेंगे और एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा या नहीं होगा। अब इससे क्या होगा, वो यहाँ जो सीवेज के अंदर जितने भी ऑक्सीजन होगा उसको वो कंज्यूम कर जाएगा या कंज्यूम नहीं करेगा? कंज्यूम कर जाएगा। तो कंज्यूम करने से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, उसमें बायोलॉजिकल जो केमिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो घट जाएगा। केमिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगा, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम उस पर्टिकुलर जो सीवेज और एफ्लुएंट्स है, that will be transferred into another tank which is called as anaerobic sludge digester। इसे क्या कहते हैं? एनारोबिक। एरोबिक के बाद हम कहाँ ले जाएंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर।
तो उस टैंक में ले गए, क्योंकि वहां पर सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, तो अब जो मटेरियल है वो डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया होगा, तो अब वो बहुत आराम से वर्क करेगा कि नहीं करेगा? तो नाउ द एनारोबिक बैक्टीरिया विल डिकम्पोज द सीवेज एंड इट विल रिलीज द बायोगैस और नॉट। तो वो जब डिकम्पोज करता है तो वो रिलीज करता है मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, विच आर मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस और नॉट। तो ये मिलकर बायोगैस बनते हैं, विच इज प्रोड्यूसिंग ए हाई और विच हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस और नॉट। और बर्न करने के बाद ये कोई हार्मफुल गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, सो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद जब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा,